आता हूँ दिनेश कंवर जी आपके पास। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने जा रही है। अभी ये नवंबर का महीना है तो उसमें दूसरे क्वार्टर के जीडीपी के आंकड़े आएंगे, लेकिन उसमें हमारा जो क्रॉप सीजन होता है वो खरीफ से स्टार्ट होता है और रबी पे एंड होता है। सर मैं आपको बताऊं, यानी कि जो पैडी वाला सीजन है, और उसमें बताया जाएगा कि हमारे कृषि के अंदर जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ हुई है वो 3 से 4% की हुई है। मैं लिख के रख लीजिए, ये मैनिपुलेशन कैसे होता है। देखिए साहब, एक माइनस की ग्रोथ प्लस में कैसे बदलती है वो आप जीडीपी के आंकड़ों में देखोगे। मैं आपको आज एक चमत्कार दिखाता हूं। भारत सरकार के अभी आंकड़े आए हैं खरीफ की प्रोडक्शन के, मैं बता देता हूं, दर्शकों को पता लगेगा कि यहां पे माइनस प्रोडक्शन है, और जब जीडीपी के फिगर आएंगे उसमें एग्रीकल्चर का पार्ट आएगा तो वहां प्लस में हो जाएगा। सर वो कैसे, आप देखिए। इंडिया की सबसे बड़ी क्रॉप जो होती है खरीफ की है, रबी की नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। इसमें तिलहन भी है, दलहन भी है, इसमें कॉटन भी है, सब कुछ है सर। आइए देखते हैं आंकड़े और फिर बताते हैं कि कैसे सरकार करने जा रही है मैनिपुलेशन। ये देखिए सर, आंकड़े खरीफ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन 148 मैट्रिक टन इस साल, जो कि 155 मैट्रिक टन लास्ट ईयर था। 4.5% कम है। ये प्रोविजनल पहला आंकड़ा है, हालांकि प्रोडक्शन 10% से भी ज्यादा कम है। राइस 3.8% कम होगा 106 मिलियन टन पे, पिछले साल 110 मिलियन टन था। दालें 6.6% कम होगा, सिर्फ 7.12 मिलियन टन, पिछले साल 7.62 मिलियन टन। शुगर केन 11.4% डाउन है, यह होगा 434 मिलियन टन, पिछले साल था 490 मिलियन टन। कॉटन इस साल 31.66 मिलियन बेल्स होगी, पिछले साल 33.66, -5.9%। ऑयल सीड्स 21.53 मिलियन टन, जो कि 17.7% कम है पिछले साल के 26.15 मिलियन टन से। सोयाबीन 23% ड्रॉप है 11.5 मिलियन टन का 14.99 मिलियन टन से। ग्राउंडनट मूंगफली, जिसके लिए आपका गुजरात फेमस है, 8.5% डाउन है 7.83 मिलियन टन फ्रॉम 8.56 मिलियन टन। गवर्नमेंट ने प्रोविजनल ये सारे के सारे रिलीज किए हैं। मिलेट्स, जिसको कि श्री अन्न कहा जाता है, एक ज्वार, बाजरा, रागी, इसके अंदर 9% डाउन है 12.66 मिलियन टन, पिछले साल 13.91 मिलियन टन था। मेज, मक्का, सर मक्का 22, ये अपना 5% कम है 22 मिलियन टन पे, पिछले साल 23 मिलियन टन था। फाइबर, जूट, अब ये भी आ गया। मैंने कहा खरीफ की फसल सबसे बड़ी फसल है सर। इसके अंदर 9.19 मिलियन बेल्स है, पिछले साल 9.39 मिलियन बेल्स थी, 2.1%। सर कोई ऐसी क्रॉप नहीं है जिसके अंदर ड्रास्टिक रिडक्शन नहीं है, और ये रिडक्शन मैं बताऊं 10% से ज्यादा का है। अभी ये 5 से 10% के बीच का दिखा रहे हैं, लेकिन जब जीडीपी के आंकड़े आएंगे तो ये बढ़ जाएंगे उसके अंदर कि हाँ, कृषि के अंदर हमारा 3% की वृद्धि हुई, 4% की वृद्धि हुई। ये कैसे होता है? ये मैनिपुलेशन आप पिछले साल से होते आ रहे हैं। रबी की फसल बर्बाद हुई पिछले साल, गेहूं की, सरसों की, तो भी हमारा एग्रीकल्चर ने 4% का आउटपुट दिया पिछले साल के जीडीपी में। सर कैसे? दे आर मैनिपुलेटिंग द आंकड़ा, यानी कि यहां पर जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। ये दिनेश कंवर जी, मैंने आपको कल की सारी रिपोर्ट बताई है जो सरकार ने प्रोविजनल आंकड़े दिए, और मेरे रोजी रोटी का पार्ट भी है। दिनेश जी सर, आप जो चर्चा कर रहे हैं इसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट बार बार आती है जब भी हम चर्चा करते हैं कि इस सरकार में झूठ का बोलबाला है। यस, जितना झूठ बोलेंगे और जितनी बार बोलेंगे वो सच लगने लगेगा। ये इनका एक बेसिक कंसेप्ट है और उसी के ऊपर ये अपना काम करते रहते हैं। आपने जो ये मुझे आंकड़े दिखाए ना सर, आप सबको हमने ये देखे, इन आंकड़ों के से हटकर मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूं, मेरे अपने जिले का है। एक किसान की आय दुगनी करने का एक बहुत पीछे एक स्कीम चलाया, और उस स्कीम में हमारे एक किसान की आय को दुगना करने के बारे में बताया गया कि इस किसान की, उसका वीडियो बाइट भी लिया गया और वो नेशनल टीवी पे मोदी जी से चर्चा भी की गई। लेकिन अगले दिन हम जब उस किसान के पास, उस किसान के गांव जाते हैं, तो उसका सूखा खेत देखकर उससे चर्चा करते हैं कि भाई वो कौन सा खेत है जिसमें आपकी आय दुगनी हो गई, वो कौन सी स्कीम आपने इस्तेमाल की जिससे आप। बोला सर,
मुझे नहीं मालूम किस बारे में बात आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और आपको याद होगा कि ऐसा ही एक हादसा नेशनल टीवी पर वहां जब हुआ, एनडीटीवी ने वो एक्सपोजर किया, तो उस वक्त भी एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, वो भी आपको याद होगा। तो ये आय इनकम किसकी बढ़ रही है ये तो हमें नहीं मालूम, और जीडीपी किसका इंप्रूव हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि अंबानी अडानी के सिवाय किसी का जीडीपी आगे बढ़ रहा हो। देश में हालत यहां तक हो गई है कि हमारे यहाँ हाल ही में हिमाचल जो है वो बहुत सेब प्रोड्यूस करता है। 2 करोड़ से ज्यादा पेटियां हर साल यहाँ से निकलती हैं, और जो क्वालिटी सेब जिसको बोलते हैं, उसकी इस बार वो फसल कम हुई। यहाँ ट्रेंड ये रहा है कि अंबानी ने यहाँ पर अपने वो बनाए सीए स्टोर्स, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोर्स, जिनको हम लोग जनरली कोल्ड स्टोर बोलते हैं, और हाइट पे बनाने की वजह से उसमें पावर का कंजम्पशन कम होता है, इसलिए प्रेफरेंस ये दी जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कम हो और हाइट पे बने वो तो सेब वहां जहां होता है वहीं उसको स्टोर कर लिया जाए, और उसके बाद उसको मनमाने दाव पर बेचा जाए। तो वो दाम जो जिस पे बेचा जाता है और जिस दाम पर वो खरीदा जाता है, एक और वीडियो यहाँ वायरल होता है जिसमें गांव की महिलाएं, हमारे यहाँ महिलाएं जो है, सेब के बगीचे का जितना एरिया है वहां महिलाएं बहुत भरकर मेहनत करती हैं। तो वो सेब की पेटी शायद 500 या 1000 सेब की पेटी लेकर जब वो मंडी पहुंचती है, तो मंडी जाने से सब्जी मंडी या वो फ्रूट मार्केट जाने से पहले वहां वो सीए स्टोर जो है अडानी के, वो उन लोगों को ल्यूर करते हैं कि हम आपको बेटर प्राइस देंगे और आप इसको हमारे यहाँ बेचिए। और हालत उस वक्त खराब हो जाती है जब वो क्वालिटी सेब में कोई ना कोई, पहले तो उनको बुला लेते हैं, वहां पर माल अनलोड हो जाता है, गाड़ी वाला चला जाता है और वहां पर वो बॉक्सेस पड़े हैं, अब उसके पास कोई साधन नहीं है कि उसको वो दोबारा वहां से पिक करे, क्योंकि उसका एडिशनल खर्चा होगा। तो वो 1400 रुपए की वो 20-22 किलो की पेटी, सेब की पेटी, उसको 1400 रुपए में खरीदने की बात शुरू होती है। महिलाएं रेजिस्ट करती हैं कि इनके ऊपर पूरा साल हमने मेहनत की है और ये सेब मैं किसी भी तरीके से 1500, 1550 और 1600 से नीचे नहीं बेचूंगी। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये बनती है कि उसको वो पेटियां आखिरकार बहुत कम दाम पर, जो वो नहीं चाहती थी उस दाम पर उसको बेचनी पड़ती हैं। तो स्थितियां जो है, जो आप बोल रहे हैं ना जीडीपी इंप्रूव करने की, वो जीडीपी किसान के लिए नहीं है, वो आम आदमी के लिए नहीं है। ये जो आंकड़ों का खेल है, ये उसके बाद क्या है, रिटेल एंड होलसेल का है। तो वो वहां पर जाकर के इतना अनाज इतना बेच दिया, इतना खरीदा गया, इतना ये हुआ, एफसीआई के गोडाउन तक किस रेट पहुंचता है और किसान को क्या मिलता है, वो सारी इक्वेशन जो है वो वेरी कर जाती है। वही उसी भूल भुलैया में देश, ये आप फसलों की बात छोड़िए, ये हर कहीं ये हो रहा है। अब आप दूसरा मुद्दा यहाँ पर हमारे पास है कि 120 करोड़ लोग अभी उस हालत में है कि वो नॉन एसेंशियल्स नहीं खरीद पा रहे हैं, मतलब गैर जरूरी चीजें। वो गैर जरूरी चीजें क्या हैं? जरूरी तो वो है ना, दाल, कपड़ा, रोटी और मकान। इसके अलावा, कपड़ा, रोटी और मकान के अलावा भी कुछ जिंदगी को चलाने के लिए और चीजें चाहिए होती हैं, जिनसे वो अब विमुख होने लगा है। आज जरूरत है हर व्यक्ति की लगभग कि उसको अपने काम पर जाने के लिए अपना एक छोटा वाहन चाहिए, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे वो कार है, चाहे वो दूसरी चीज है, लेकिन उसके पास साधन नहीं है। वो मजबूरन बसों में धक्के खाने के लिए और अपने टाइम पर अपने कार्यालय पहुंचने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो चीजें नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। और इसके लिए किसी दूसरे एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। बीजेपी के लीडर्स, मिनिस्टर्स, सेंटर में यूनियन मिनिस्टर जो बैठे हुए हैं, वो रोज इस बात का बखान करते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। अगर ये स्थिति है ना मुफ्त अनाज देने वाली, तो वो 80 करोड़ लोग कौन है? और वो 80 करोड़ और बात करते हैं कि कोरोना के टाइम में हमने दिया। अरे स्थिति ऐसी क्यों हुई? वो स्थिति इसीलिए हुई क्योंकि वो लोग सक्षम ही नहीं थे।
देश में जो और इसके साथ के साथ आगे का जो दूसरा इशू जोशी जी ने बहुत क्लियरली कहा कि आपका इंटरनेशनल मार्केट में आपका रुपया, सुनील भाई जी ने भी कहा कि ये सब रुपया गिर रहा है, तो इनके यूनियन मिनिस्टर कह रहे हैं कि रुपया नहीं गिर रहा है, वो डॉलर इंप्रूव हो रहा है। तो मतलब किसी भी भूल भुलैया में आपको लोगों को डालकर कुछ भी बोलेंगे। और हैरत इस बात की है कि एक तबका ऐसा है जो आंखें बंद करके सब कबूल कर रहा है। तो हालात जो है देश किस तरफ जा रहा है, ये आंकड़े बहुत स्पष्ट बता रहे हैं। जो आंकड़े आपने दिए हैं और जो हालात देश के हैं वो, और तो और आपने बताया, ये प्लानिंग कमीशन के हैं मिस्टर रमेश, इन्होंने जो कुछ कहा है वो नीति आयोग के, इन्होंने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं कहा है, क्योंकि ही इज द एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट। जी सर। तो उन्होंने इस चीज को, और आप मुझे ये बताएं कि 2047 में देश के क्या हालात होंगे, उनमें उन हालात को देखने के लिए, मतलब 2047 की बात कर रहे हैं, मैं 2050 की बात कर रहा हूँ, रफली 50-25 साल और बाद की बात कर रहे हैं ये। और 25 साल क्या हम में से कितने लोग और होंगे जो उन 25 साल के बाद इस देश को देखेंगे? तो ये जो भूल भुलैया है आंकड़ों की, ये जो मैजिक है जो आपने शुरू किया, इस मैजिक में ये अपने आप को सक्षम गवर्नर या रूलर डिक्लेयर करने की कोशिश है, ताकि फिर से एक बार मुद्दा वही है कि किसी भी तरह से सत्ता में रहना है। तो कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, रहना तो सत्ता में है, इसके लिए हमें कुछ भी बोलना पड़े वो हम बोले।